ओके, सो रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम लोग ये देखें कि पिछले क्लास में हम लोग एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट जावा प्रोग्राम देखे थे, और यहाँ पे हम लोग एक सिंपल सा प्रोग्राम जिसमें कि एक मैसेज को प्रिंट कराना है, इसको हम लोग कवर अप किए थे। इसके कवरिंग में हम लोग कुछ चीज ऐसा देखे थे जिसमें हम आप लोगों को बताए होंगे कि दिस इज जस्ट लाइक ए स्ट्रक्चर। ठीक है, हम लोगों को हर जावा प्रोग्राम में ये 4-5 लाइन का कोड तो लिखना ही है। 2 लाइन का कोड कहिए, 4-5 नहीं, 2 लाइन का कोड। जैसे क्लास, क्लास नेम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ब्रैकेट स्ट्रिंग आर्ग्स एरे। ठीक है, ये 2 लाइन हम लोगों को लिखना है। फिर इसका एक 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 कह सकते हैं कि एक एक्सप्लेनेशन, छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया गया था, जिसमें कि बताया गया होगा कि क्लास एक कीवर्ड है ना, और इसको यूज किया जाता है किसी क्लास को डिक्लेयर करने के लिए। ex1 जो है वो क्लास नेम है, पब्लिक जो है वो एक्सेस मॉडिफायर है, स्टैटिक जो है वो कीवर्ड है जिसका यूज किया जाता है किसी फंक्शन को स्टैटिक फंक्शन बनाने के लिए। वॉइड जो है वो किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप है ना। और जावा में फंक्शन को मेथड कहा जाता है, तो मेन जो है यहाँ पर फंक्शन नहीं है, एज ए मेथड ट्रीट होगा। ठीक है सर, screen is not shared. Okay, why not shared? ओके, बताइए शेयर्ड है। कुछ लोग बोल रहे हैं यस सर, कुछ लोग बोल रहे हैं नो सर। तो जो लोग को नहीं दिखाई पड़ रहा है वो एक बार रीज्वाइन कीजिए। ठीक है, ओके। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि void इज ए रिटर्न टाइप। ठीक है, और args array इज आर्ग्यूमेंट टू मेन। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर एक जनरल प्रोग्रामिंग का बात छोड़ दीजिए, अगर आप जनरल बात कीजिएगा तो फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, कुछ इनपुट लेता है और हमें हमें आउटपुट देता है। ठीक है, इट टेक्स सम इनपुट एंड गिव्स सम आउटपुट। ठीक है, बेस्ड ऑन कैलकुलेशन और टास्क, जो भी उसके अंदर उस फंक्शन का जो भी काम होता है वो उसको करके हमें रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर में हम उसको इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, और वाइड जो है वो हमारा रिटर्न आउटपुट है। ठीक है, कि मतलब मेन जो है वो आउटपुट रिटर्न क्या कर रहा है, वाइड नथिंग। ठीक है, बट ये इनपुट के रूप में स्ट्रिंग आर्ग्स एरे ले रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि हम इस मेन में आर्ग्यूमेंट तो पास नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्यों लिख रहे हैं? इसलिए लिखते हैं कि कहा जाता है ऐसा कि जावा में कोई भी इनपुट जो है वो स्ट्रिंग के रूप में ही दिया जाता है। आगे चल के जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे, एक तो केस है जिसमें कि डायरेक्ट भी लेते हैं, एक केस है इसमें कि हम लोग स्ट्रिंग के रूप में पहले इनपुट लेते हैं एंड आफ्टर दैट उस इनपुट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर एक तो केस वो हो जाता है, या फिर दूसरा केस है कि अगर कमांड में हमें आर्ग्यूमेंट पास करना है तो उसके लिए हम एक इन्फिनाइट नंबर ऑफ एरे क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर पास करवा देते हैं, ताकि कोई तरह का आगे चल के दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि अगर हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ एरे पास करते हैं तो वो उतना सारा मेमोरी भी ऑक्यूपाई करता होगा, बट ऐसा नहीं है। नॉर्मली आप लोगों को अगर प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा आइडिया होगा तो आपको पता होगा कि जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो वो मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, बट जावा में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि डेटा टाइप 2 तरह का होता है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, तो प्रिमिटिव के लिए तो है कि जिस समय डिक्लेयर करेंगे एट दैट टाइम ही वो ऑक्यूपाई कर लेगा। लेकिन नॉन प्रिमिटिव के केस में होता है कि जब तक हम एलोकेशन ना करवाएं, जब तक हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज करके एलोकेशन ना करवाएं, तब तक मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है। ठीक है,
डिक्लेरेशन के टाइम में वो नहीं होता है, क्रिएशन के टाइम में होता है। ज्यादा अगर अभी डीपली नहीं समझ में आता है तो उसको जाने दीजिए, ज्यादा माइंड पर प्रेशर नहीं लेना है। हम कोशिश कर रहे हैं जितना आप लोग अभी समझ पा सकते हैं समझिए, बाकी बात को केवल एक मैसेज के रूप में रखिए। हाँ, ये एक मैसेज है, ठीक है। आगे चल के जब हम लोग आगे आगे का टॉपिक देखेंगे तो हर चीज को वो क्लियर करते जाएगा, ठीक है। ज्यादा बर्डन नहीं लेना है अभी बस यही समझना है कि void is a return type, string args is argument, right? Static is a keyword used to declare a function as static. अब कहोगे सर क्यों static, तो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें कहा जाता है कि अगर कोई कोई फंक्शन कोई मेथड अगर स्टेटिक होता है तो वो अपने अपने अंदर जो वो जो है नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई क्लास का फंक्शन को कॉल किया जाता है क्लास के बाहर तो ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। उस क्लास का ऑब्जेक्ट उसको कॉल करता है, नॉर्मली ये होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट में। और खास करके जब वो किसी क्लास का मेंबर है और क्लास के बाहर उसको यूज कर रहे हैं तो। लेकिन स्टैटिक के केस में होता है कि विदाउट ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए हुए भी हम डायरेक्टली उसको क्लास नेम से भी कॉल कर सकते हैं। तो यहां पर जो कंसेप्ट है स्टैटिक बनाने का उसका वही कंसेप्ट है, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं जहां तक समझाने का, आप लोग इसको समझने का कोशिश कीजिए, नहीं भी आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसको ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है। इसको एकदम जनरल भाषा में अगर समझना है, एकदम जनरल समझना है, टेक्निकली बिल्कुल नहीं कुछ सोचना है, तो सीधा समझिए सिस्टम के आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। दिस इज एज सिंपल एज, मतलब कि सबसे सिंपलेस्ट वे, सिस्टम के आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। एंड एल एन क्यों लिखते हैं, तो लास्ट में न्यू लाइन क्रिएट करने के लिए, लास्ट में न्यू लाइन ऐड करने के लिए। अदरवाइज एल एन का भी जरूरत नहीं है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ही लिखने से हमारा काम हो जाएगा। अगर थोड़ा सा समझना, मतलब उसके अंदर जाना चाहते हैं, थोड़ा सा चीजों को पकड़ना चाहते हैं, तो लिखता है सिस्टम डॉट आउट रेफर्स टू स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम एंड प्रिंट एल एन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग द आर्ग्यूमेंट एंड प्रिंटिंग ए न्यू लाइन आफ्टर इट। इसके बाद सेमीकोलन का क्या मतलब है, तो सेमीकोलन इज जस्ट लाइक ए फुल स्टॉप, ये उस लाइन को खत्म करता है, और जावा में हर स्टेटमेंट में लास्ट में सेमीकोलन लगाया जाता है। तो आप कहोगे कि सर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाले लाइन में क्यों नहीं लगाए, इसलिए नहीं लगाए कि उसके नीचे करली ब्रैकेट है, और किसी के नीचे अगर करली ब्रैकेट है तो उसका मतलब समझिए कि वो कोड वहां पर स्टार्ट ही हो रहा है, दैट इज ब्लॉक। और वो ब्लॉक, दैट इज नॉट ए स्टेटमेंट, दैट इज ब्लॉक। हम क्या बोल रहे हैं, एवरी जावा स्टेटमेंट मस्ट बी टर्मिनेटेड विथ ए सेमीकोलन, बट यहां पर वो स्टेटमेंट है ही नहीं, वो एक ब्लॉक है, और ब्लॉक को हम लोग टर्मिनेट नहीं करेंगे क्योंकि ब्लॉक तो वहीं से स्टार्ट ही हो रहा है, ठीक है। सो वी विल नॉट प्लेस सेमीकोलन आफ्टर द ब्लॉक, ठीक है। यहां तक क्लियर है। इसके बाद एक एक एक, एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था एक, कि जब यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग एक क्लास है, क्लास नेम है स्ट्रिंग, और सिस्टम भी जो है वो एक क्लास नेम है। तो स्ट्रिंग और सिस्टम दोनों का पहला लेटर एस जो है वो कैपिटल में होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि जावा को जो डेवलप किया गया है तो उसके सारे प्री डिफाइंड क्लासेस जो है उसके नेम में ये फॉलो किया गया है, ये रूल को फॉलो किया गया है, कैमल केसिंग। कैमल केसिंग, कैमल केसिंग का मतलब होता है कि कैमल, अगर ऊंट को देखोगे तो उसका उसका जो धड़ होता है वो काफी ऊंचा होता है और जो पूरा बॉडी होता है काफी छोटा होता है, दैट इज कॉल्ड कैमल केसिंग। मतलब पहला लेटर कैपिटल बाकी सब स्मॉल, ठीक है। तो यहां पर वही रूल फॉलो होता है, मतलब हमेशा पहला लेटर जो है वो कैपिटल में होगा। अब पहला लेटर में एक और चीज ध्यान रखना है कि हर वर्ड का पहला लेटर, ठीक है। जैसे यहां पर तो एक ही एक वर्ड का है, सिस्टम और स्ट्रिंग एक ही वर्ड है तो पहला लेटर कैपिटल हो गया। लेकिन अगर दूसरे केस में मान लो, जैसे एग्जांपल हम दे रहे थे बफर्ड रीडर, ठीक है, आगे चल के हम लोग इनपुट लेने के लिए बफर्ड रीडर का यूज करेंगे, तो बफर्ड रीडर के केस में क्या होगा, वहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, बी और आर को कैपिटल में लिखेंगे,
डेटा इनपुट स्ट्रीम, ये भी इनपुट लेने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो इस केस में भी डेटा इनपुट स्ट्रीम DIS कैपिटल में लिखेंगे। लेकिन मेथड के केस में क्या होता है, तो मेथड के केस में होता है कि पहला वर्ड जो है उसका सारा लेटर स्मॉल में, और उसके बाद वाला जो वर्ड होगा वो कैपिटल में, पहला वर्ड कैपिटल में। जैसे नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट एक मेथड है, नेक्स्ट इंट एक मेथड है, लेकिन इसमें नेक्स्ट जो लिखेंगे वो स्मॉल में लिखेंगे, और इंट जो लिखेंगे उसका आई कैपिटल से लिखेंगे, ठीक है। रीड लाइन, तो रीड लाइन एक मेथड है, जिसमें रीड जो लिखेंगे वो स्मॉल में लिखेंगे, लाइन का एल कैपिटल लिखेंगे। ये सब चीज जो कंसेप्ट है, ये सब कंसेप्ट को आपको बिल्कुल अभी ही क्लियर कर लेना है, ठीक है। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, टुडे वी आर रिवाइजिंग, है ना। तो अभी के केस में यही सब चीज पर ज्यादा फोकस करना है ना। सेमीकोलन, डबल कोट, ब्रैकेट, है ना, करली ब्रैकेट, कैपिटल, स्मॉल, कहाँ कैसे लिखेंगे, क्योंकि अगर वहां पे फॉल्ट होगा तो उस फॉल्ट को कोई नहीं पकड़ेगा, इवन आपको भी पकड़ने में काफी टाइम लगेगा, और अगर नहीं पता होगा तो पकड़ भी नहीं पाएंगे। जिसको पता भी होगा वो भी, उसको भी पकड़ने में टाइम लगता है कि एस स्मॉल लिखा है, कैपिटल लिखा है, जल्दी देखने में भी नहीं क्लियर आता है। तो ये सब जगह पर क्लियर रहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब इस स्टेप पे हम देख रहे हैं कि सारे स्टूडेंट, मतलब 90% स्टूडेंट को इस स्टेप पे आके दिक्कत आ रहा है। वेरी इजी, कुछ भी नहीं है। आप लोग को दिक्कत बस इसलिए आ रहा है कि आप लोग कमांड का नॉलेज आप लोगों को नहीं है, बस इसी रीजन से आ रहा है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट का कहना हुआ कि आईडीई का यूज करना है हम लोगों को, आईडीई का यूज करने पे ये इजी हो जाता है, ठीक है। जरूर इजी हो जाता है, बट स्टार्टिंग में इजी चीज अच्छा नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर थोड़ा सा टफ हो, थोड़ा सा दिक्कत आए, फिर भी सारी चीजों को समझते हुए काम करना सही है। और दूसरा बात, आईडीई का फुल फॉर्म होता क्या है? एनीबॉडी नो आईडीई का फुल फॉर्म? इफ यू नो देन काइंडली रिप्लाई। व्हाट डू यू मीन बाय आईडीई? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आईडीई और आईडीके? अगर आप लोगों को नहीं पता है तो नो आइडिया लिख करके रिप्लाई कीजिए, so that I can answer it. What is the full form of IDE? Reply fast. Independent Development Environment. No, no, sir. Not independent, it is integrated. ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ओके ओके। तो आप इसके वर्ड में ही देख रहे हैं कि ये डेवलपमेंट लेवल का बात है ना, तो ये डेवलपर्स के लिए है, ठीक है। और हम लोग अभी प्रोग्रामर हैं, डेवलपर अभी नहीं हुए हैं। जब हम लोग भी डेवलप करेंगे तो हम लोग भी यूज करेंगे, ठीक है। और हम लोग इसी ट्रेनिंग में यूज करेंगे, बट अभी के लिए ये चीज को समझना जरूरी है, उसका बहुत सारा कारण है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस? तो सबसे पहले स्टार्ट नोटपैड। हाउ टू स्टार्ट नोटपैड? उसका वेरियस मेथड है, हम जो है रन कमांड के द्वारा यूज करेंगे। विंडो आर दबाएंगे और नोटपैड लिखेंगे, विंडो आर दबाएंगे, नोटपैड टाइप करके इंटर दबा देंगे, नोटपैड हमारा खुल जाएगा, ठीक है। नाउ टाइप कोड, जो भी कोड है मेरा लिख देंगे, जैसे क्लास EXM, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स एरे। देन करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट आप नीचे भी डाल सकते हैं या लास्ट में भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन
हेलो, 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 जावा सेमीकोलन एंड टू टाइम करली ब्रैकेट क्लोज। दिस इज आवर कोड। ठीक है, तो हम लोग दो स्टेप कर लिए, पहला तो नोटपैड को स्टार्ट कर लिए, दूसरा जावा कोड टाइप कर लिए, तीसरा सेव जावा सोर्स फाइल यूजिंग डॉट जावा एक्सटेंशन। तो सेव करने के लिए फाइल में जाएंगे और सेव करेंगे, या फिर कंट्रोल एस दबाएंगे। सबको पता होगा कंट्रोल एस इज शॉर्टकट ऑफ सेव कमांड। ठीक है, सबको पता होगा ये बात। तो कंट्रोल एस दबाएंगे, इसके बाद अपने फाइल का लोकेशन सेट करेंगे कि हम इस फाइल को कहां स्टोर करेंगे। ठीक है, तो हम फिलहाल ई ड्राइव के अंदर, देखिए कोई जरूरी नहीं है कि हम जावा फोल्डर में ही इसको सेव करें। अगर हमको मन है एचपी फोल्डर में सेव करने का तो हम एचपी फोल्डर में भी सेव कर सकते हैं। ये तो एक लोकेशन है, क्योंकि हमारा ये जावा फाइल है तो हम अपने अपने सुविधा के लिए हम इसको जावा में सेव कर रहे हैं। हम चाहे तो हम इसको किसी और भी जगह पे सेव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जहां सेव करेंगे हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि हम किस लोकेशन पर सेव किए हैं। नाउ एग्जाम्पल डॉट जावा, यहां पर आप लोगों को बताए हैं कि क्लास नेम और फाइल नेम सेम दीजिए, जिससे आपको कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन में डाउट ना हो, कंफ्यूजन ना हो कि अभी क्लास नेम यूज करते हैं और अभी फाइल नेम यूज करते हैं। अगर हम दोनों जगह सेम नेम देंगे तो ये कंफ्यूजन हमको नहीं होगा, और सेम नेम देने से कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, है ना। ऑल फाइल सेव। ठीक है, अब हम लोग जावा फाइल को सेव कर लिए। अगला स्टेप क्या कहता है, कंपाइल जावा सोर्स कोड यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट को स्टार्ट करने के लिए हम लोग विंडो आर दबाते हैं और टाइप करते हैं cmd। नोटपैड को स्टार्ट करने के लिए हम लोग विंडो आर दबा के नोटपैड लिखे थे, कमांड को खोलने के लिए हम लोग विंडो आर दबा के cmd लिखते हैं। इसके बाद अभी जो मेरा लोकेशन है वो सी ड्राइव में है, लेकिन हम जो फोल्डर सेव किए हैं वो ई ड्राइव में है। तो सबसे पहले हम ई ड्राइव में जाएंगे, ई कॉलन मतलब हम सी ड्राइव से ई ड्राइव में आ गए, क्योंकि मेरा फाइल ई ड्राइव में सेव है और अभी हम सी ड्राइव में थे। तो हम ई कॉलन जब लिखेंगे तो हम ई ड्राइव में आ जाएंगे। अब मेरा ई ड्राइव के अंदर किस जगह पे फोल्डर मेरा फाइल सेव था, तो जावा फोल्डर के अंदर मेरा फाइल सेव था। अब हम लिखेंगे cd जावा। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। ज्यादा डिटेल इसमें हम नहीं जाएंगे, ये कमांड का चीज है, डॉस कमांड बेसिक कमांड है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा नेटवर्किंग या हैकिंग या सिक्योरिटी से रिलेटेड कमांड नहीं है, बेसिक कमांड, फाइल ऑपरेशन। ठीक है, cd मतलब चेंज डायरेक्टरी, मतलब हम जावा के अंदर जाना चाह रहे हैं। अगर जावा से बाहर जाना चाहेंगे तो लिखेंगे cd डॉट डॉट, तो हम बाहर आ जाएंगे। अंदर जाना होगा तो लिखेंगे cd जावा। अब यहाँ एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, एक गलती हो सकता है आप लोग कर रहे होंगे और आपसे नहीं हो रहा होगा, कि फोल्डर का जो नाम होता है उस नाम में स्पेस अगर होगा तो कमांड में काम नहीं करेगा। हम एग्जांपल करके दिखाते हैं। विंडो ई, जैसे जैसे हमारा है ना वेब डिजाइन, ये वेब डिजाइन जो नाम है ये ई ड्राइव के ही अंदर है। अब यहां पर स्पेस दिया हुआ है, तो अगर हम इसको खोलना चाहेंगे तो ये नहीं खुलेगा, cd वेब डिजाइन नहीं खुला। द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड। ठीक है, तो यहां पर एक ध्यान रखना है कि हम लोग क्या करेंगे, फोल्डर के नाम में स्पेस नहीं रखना है, इसका ध्यान रखेंगे। अगर मान लो है स्पेस तो क्या करोगे, नाम को रीनेम कर दो, उसको नया नाम से सेव कर दो, XYZ ABC माई जावा जावा कोड, बट स्पेस नहीं होना चाहिए।
अब इसके बाद जावा सी exam.java, this is compilation of Java code. This is compilation of Java code. हाँ, underscore is allowed. Underscore is allowed. Space not allowed. ठीक है? Java C exam.java is the compilation of Java code. ठीक है? Java compile exam.java. Enter. Successfully executed. File not found. Why not found? Wait a minute. ओहो, जावा के अंदर क्लास EXM के अंदर मेरा फाइल है, ठीक है? जावा के अंदर क्लास EXM के अंदर मेरा फाइल है। तो नाउ आई विल राइट CD क्लास एग्जाम्पल। ये एक दूसरा फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर, जावा के अंदर एक दूसरा फोल्डर है क्लास एग्जाम्पल, ठीक है? अब इसके अंदर मेरा वो कोड है, क्या? exam.java। ऑलवेज रिमेंबर कि वो कहां पे है, ठीक है? इंटर। सक्सेसफुली कंपाइल्ड। कैसे जाने कि सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया? तो देखो exam.class फाइल क्रिएट हो गया। हम एक बार फिर से इसको डिलीट करते हैं। देखो अभी exam.class नहीं है, exam फाइल है, जावा फाइल जो हम सेव किए हैं, लेकिन exam.class नहीं है। exam1 वाला है, exam नहीं है। exam1 को भी डिलीट कर दो। ओके, नाउ सी देयर इज नो exam.class। जैसे ही हम इसको कंपाइल करेंगे, ये सक्सेसफुली कंपाइल्ड होगा, ऑटोमेटिकली ये क्लास फाइल विल बी जनरेटेड विद exam.class नेम, एंड दिस इज योर बाइट कोड। दिस फाइल कंटेन्स बाइट कोड। अब जब हम इसको रन करवाएंगे, कैसे रन करवाते हैं? कैन एनीबॉडी टेल हाउ टू रन जावा कोड यूजिंग कमांड prompt? What is the command to run Java code using command prompt? मतलब ये तो ऐसे याद रहना चाहिए जैसे आपसे पूछा जाए कि आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, ठीक है? जावा एंड क्लास नेम, जावा क्लास नेम, ठीक है? पूजा कुमारी, जावा क्लास नेम, ठीक है? मतलब ये सब जो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन का आंसर तो ऐसे देना है जैसे आपसे आपका नाम पूछा जा रहा है, आपसे आपका रोल नंबर पूछा जा रहा है, ऑलवेज, ठीक है? जावा एग्जाम्पल, हेलो जावा इज द आउटपुट। हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आना था? हेलो जावा आ गया। ओके डन, ओके डन, ठीक है? अब यहां पर हम एक चीज क्लियर करना चाहेंगे कि पिछले क्लास में अगर आप यहां देखेंगे, यहां पे एक चीज का हम लोगों को कंफ्यूजन था कि जब हम अपना abc.java को कंपाइल करते हैं तो यूजिंग जावा कंपाइलर it will be converted to bytecode and we get the file abc.class. Here abc is the name of class file, okay, और file name, java file name। abc.java जब हम क्रिएट किए, जब उसको कंपाइल किए, अगर एरर आ गया तो वापस फिर से वो जावा कोड में जाएगा, एरर ठीक करेंगे, ठीक है? देन अगर एरर नहीं आता है तो सक्सेसफुल कंपाइल होगा, और कंपाइलेशन के बाद हमारा क्या होगा? क्या होगा बताइए? क्लास फाइल जनरेट हो जाएगा, मतलब बाइट कोड जनरेट हो जाएगा। दिस बाइट कोड इज इंटरमीडिएट कोड। दिस बाइट कोड इज इंटरमीडिएट कोड। अब इस बाइट कोड को हम किसी भी सिस्टम में ले जाकर के एग्जीक्यूट कराएंगे तो वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, क्योंकि ये सेम होता है सारे सिस्टम के लिए, चाहे वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करवाएं, किसी भी माइक्रो प्रोसेसर पे रन करवाएं, वो सभी जगह पे सेम कोड होता है। तो वो जो कोड है वो हर जगह काम करेगा, और यही कंसेप्ट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का।
जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। दिस इज द रीजन बिहाइंड द कंसेप्ट। अगर ये ना हो, जैसे सी प्लस प्लस में क्या होता है कि जब हम कोड को कंपाइल करते हैं तो इट विल क्रिएट ऑब्जेक्ट कोड, एंड ऑब्जेक्ट कोड इज मशीन कोड। तो मशीन कोड जो होता है वो हर अलग अलग सिस्टम प्लेटफॉर्म का अलग अलग होता है। विंडोज प्लेटफॉर्म पे अलग होगा, है ना, यूनिक्स पे अलग होगा, मैक पे अलग होगा, अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर पे भी अलग अलग होगा। तो वैसे केस में अगर हम एक मशीन कोड, ऑब्जेक्ट कोड अगर हम किसी को दे दें और कहें कि इसको एग्जीक्यूट करवा लो, तो अगर उसका प्लेटफॉर्म अलग हुआ तो वो उस पर रन नहीं करेगा, तो फिर दिक्कत है। ठीक है, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, सेम प्लेटफॉर्म पे ही रन करेगा। क्या हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिसमें कहेंगे कि नहीं तुम इसी सॉफ्टवेयर पे इसको केवल रन करवाओ, बाकी पे मत करवाओ? नहीं, वो नहीं चलेगा। ठीक है, बट जावा में ये चीज नहीं है। जावा में जब हम अपने कोड को कंपाइल करते हैं तो ये बाइट कोड देता है, और ये बाइट कोड इज सेम फॉर ऑल प्लेटफॉर्म। अब हम ये बाइट कोड किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है, वो उसको रन करवा के अपना प्रोग्राम को अपने एप्लीकेशन को पे काम कर सकता है, बट उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और साथ ही साथ हम लोग अपना सोर्स कोड भी सेफली अपने पास रखेंगे, हम शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, यही रीजन है ना। अगर सोर्स कोड देने का बात होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, हम लोग सोर्स कोड लिखेंगे, सोर्स कोड किसी को भी दे देंगे। ठीक है, बट ऐसा नहीं करते हैं हम लोग सोर्स कोड नहीं शेयर करते हैं। ठीक है, एज ए डेवलपमेंट का बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो हम लोग शेयर करते हैं, ठीक है, बट उस टाइम में हम लोग नहीं करते हैं। डेवलपमेंट में अपने कोड को हम लोग बिल्कुल प्राइवेटली रखते हैं। इसीलिए आपको ये बता देते हैं कि कभी भी कोई डेवलपर को भी, जब आप मान लीजिए किसी कंपनी में ज्वाइन करेंगे, तो आपके लोकल कंप्यूटर पे कोई काम करने के लिए नहीं देगा। ठीक है, जो भी काम आप करेंगे उसी के लैपटॉप पे करेंगे और सर्वर पे करेंगे। आप अपने लोकल कंप्यूटर में कुछ भी नहीं करेंगे, इवन आपका लिखा हुआ कोड भी आपके पास नहीं होगा। ठीक है, तब तो हम मान लीजिए अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और हम 5 प्रोजेक्ट पे काम किए, तो 5 प्रोजेक्ट का कोड अगर मेरे पास हो गया तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, और क्या होता है, किसी भी एक आदमी को सारा काम नहीं दिया जाता है ताकि आपको पूरा आइडिया ना हो प्रोजेक्ट का। तोड़ तोड़ के दिया जाता है, कुछ काम आपको, कुछ काम दूसरे को, कुछ काम तीसरे को, ताकि हर आदमी जो है केवल स्पेसिफिक काम कर पाए और कंप्लीट प्रोजेक्ट का उसको कोई आइडिया ना हो। तो ये सब कंसेप्ट है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का कंसेप्ट है। ताकि देखिए, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो होता है ये काफी मतलब हाई पेइंग इंडस्ट्री है। जो भी इसमें लोग काम करते हैं, एक सॉफ्टवेयर भी काफी हाई पेइंग होता है ना। और इसमें जो काम करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो होते हैं उनको भी काफी हाई पेमेंट मिलता है। इसका रीजन यही है कि इसमें जो भी हम लोग डेवलप करते हैं वो बहुत ही यूजफुल होता है, इंडस्ट्री में बहुत मतलब कर सकते हैं, बहुत हेल्प करता है लोगों को काम करने में। तो उसके लिए जो है वो लोग हाई पे करते हैं, और जब हाई पे करेंगे तो जो इसमें काम कर रहे हैं उनको हाई पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारा कंसेप्ट है, देयर आर लॉट्स ऑफ कंसेप्ट्स आर देयर। ओके, नाउ वी कम टू द पॉइंट। अब ये बाइट कोड जो है ये क्या होगा, जेवीएम में जाएगा। जेवीएम क्या है, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, जेवीएम में जाएगा, और सबसे पहले उसका जो क्लास फाइल है वो क्लास फाइल लोड होगा हमारे मेमोरी में। ठीक है, और उसके बाद जब क्लास फाइल लोड होगा तो उसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो कोड वेरीफाई होगा, है ना, वो कोड सब कुछ सही है कि नहीं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई क्लास फाइल को भी कोई छेड़खानी कर दिया, ओके, वो सक्सेसफुली बाइट कोड दे दिया, बट हम बाइट कोड को नहीं समझ रहे हैं, फिर भी छेड़खानी तो कर सकते हैं ना। अगर हम उसमें छेड़खानी कर दिए तो इट विल बी वेरीफाइड। ठीक है, अगर वो वेरीफाइड सक्सेसफुल हो जाता है तो अब ये यहां पर दो चीज है, इंटरप्रेटर और जेआईटी। और पिछले क्लास में ये चीज हम लोगों को क्लियर नहीं हो पाया था कि व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरप्रेटर एंड व्हाट इज द रोल ऑफ जेआईटी। ठीक है, अब यहां पे इसको समझ लेना है बहुत अच्छे से। अगर हमारा जावा क्लास फाइल अगर पहली बार एग्जीक्यूट हो रहा है, फर्स्ट टाइम है, तो इंटरप्रेटर इसको इंटरप्रेट करेगा और फाइनली आउटपुट देगा। बट अगर हम एक बार उसको कंपाइल मतलब एग्जीक्यूट कर दिए हैं,
इंटरप्रेटर अपना काम कर दिया, तो फिर अगले बार जब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो जेआईटी जो है वो पहले वाले बहुत सारे कोड का जो है मशीन कोड अपने पास रखे हुए है, और वैसा जैसे कि कोई फंक्शन का एग्जीक्यूशन है ना, या इस तरह का और भी जो ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन जैसे इनपुट तो अलग अलग होगा, इस बार एग्जीक्यूट किए तो अलग इनपुट, अगले बार किए तो अलग इनपुट, लेकिन वैसा काम जो पहले से किया गया है और कोई चेंजेस नहीं होना है उसमें, तो जेआईटी उसको क्या करेगा, जस्ट इन टाइम, ठीक है, वो उसको तुरंत अवेलेबल करा देगा। इससे हमारा एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है, हमारा प्रोसेसिंग फास्ट हो जाता है, ठीक है, सिस्टम हमारा फास्ट हो जाता है। दिस इज द यूज ऑफ जेआईटी कंपाइलर, ठीक है। फर्स्ट टाइम जेआईटी का कोई रोल नहीं है, बट एक बार एग्जीक्यूट हो जाने के बाद नेक्स्ट टाइम जब हम उसको करते हैं तो जेआईटी जो है वो अपना रोल करता है। इसीलिए यहां पे देखिए दोनों तरह का सिस्टम दिया हुआ है। अगर जेआईटी भी किसी काम को कर रहा है तो वो इंटरप्रेटर को ही दे रहा है, ठीक है। ओके, डन। आई थिंक ये कंसेप्ट सबका क्लियर हो गया होगा। रिप्लाई। आज डाउट क्लास है, आज वन वे क्लास नहीं होना चाहिए। नॉर्मल क्लास में वन वे क्लास चलेगा, ठीक है, जो भी हमको पढ़ाना है हम पढ़ा दें, बट डाउट क्लास में इंटरेक्टिव क्लास होना चाहिए, तो बोथ साइड से इंटरेक्शन हमारा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम वन वे फिर से बताते चले जाएं और पता चले कि अगले दिन फिर हम जब क्लास आए तो पता चला कि नहीं सर नहीं हो रहा है, नहीं सर नहीं समझ में आ रहा है। तो एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड हियर ओनली। तो इफ यू हैव एनी डाउट ऑन दिस, जेआईटी का फुल फॉर्म जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जेआईटी कंपाइलर। If you have any doubt, then ask. And also your mic is enabled. If you have any doubt, then ask. Up to this, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वाला तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी तुरंत हम लोग क्लियर किए थे कि बाइट कोड इज सेम फॉर ऑल द प्लेटफॉर्म, दैट्स व्हाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, राइट। आई थिंक कमेंट्स इन जावा में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है, ठीक है। मल्टी लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट। Keywords in Java is also, there are 49 keywords are used in these days, and two जो है go to and const keyword, इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं जावा में अभी तक। आइडेंटिफायर्स के बारे में भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, है ना। ये नेमिंग रूल है, किस तरह से जावा में किसी यूजर डिफाइंड नेम को हम लोग बनाते हैं, है ना, उसके लिए क्या क्या रूल फॉलो किया जाता है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। डेटा टाइप्स हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो वी हैव कंप्लीटेड आवर सेक्शन, ठीक है। नाउ अब जो है, अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं इसमें कुछ तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, बट आपको पहले हम एक वार्निंग दे देते हैं कि अब जो हम बताएंगे उस पर ज़्यादा अपना सर दर्द नहीं कराना है ना। बार बार हम बोल रहे हैं कि अभी इस कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। जैसे जैसे वो चीज़ हमारे सामने आएगा हम लोग उसको पढ़ेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। बट ओके, फिर भी थोड़ा बहुत बताना है तो वो हम अभी बता देते हैं, डाउट क्लास है ये। पब्लिक क्यों लिखते हैं पब्लिक? It is an access modifier which specifies from where and who can access the method. Making the main method public makes it globally available. It is made public so that JVM can invoke it from outside the class as it is not present in the current class. See, नॉर्मली क्या होता है कि जावा में कोई भी फंक्शन किसी न किसी क्लास का मेंबर होता है, ठीक है, और नॉर्मली वो मेन क्लास का मेंबर होता है। नॉर्मली जैसे अभी के केस में हम लोग कोई भी फंक्शन बनाएंगे वो मेन का मेंबर होगा, मेंबर फंक्शन, मेंबर मेथड, जो भी कर लो, ठीक है। अब क्या है कि नॉर्मली क्या होता है कि क्लास का जो मेंबर होता है उसको एक्सेस करने के लिए एक्सेस मॉडिफायर होता है। हम लोग अभी क्लास कंसेप्ट नहीं पढ़े हैं, फिर भी क्लास का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो
एक्सेस मॉडिफायर वाला जो चीज है, जब क्लास कंसेप्ट पढ़ेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सब कुछ मेरे सामने आएगा। बट अभी के लिए ये है कि अगर कोई क्लास का मेंबर है तो उसका एक्सेस मॉडिफायर क्या है। अगर वो प्राइवेट है तो क्लास के अंदर ही उसका यूज किया जाएगा, क्लास के बाहर उसका यूज नहीं कर सकते हैं। अगर वो पब्लिक है तो क्लास के अंदर भी उसका यूज कर सकते हैं, क्लास के बाहर भी उसको यूज कर सकते हैं। यूज करने का मतलब क्या, उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन को एक बार डिफाइन कर दिया गया तो आगे उसका क्या होगा, कॉल होगा। जब भी उसको कॉल करेंगे तब तक वो एग्जीक्यूट होगा। तो चूंकि मेन मेथड को कहां से कॉल कर रहे हैं हम लोग, कमांड से कॉल कर रहे हैं, मतलब आउटसाइड ऑफ क्लास कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो चूंकि उसको आउटसाइड ऑफ क्लास कॉल कर रहे हैं, या जेवीएम से कह सकते हैं, कमांड मतलब जेवीएम उसको कॉल कर रहा है। हम लोग जब लिखते हैं जावा फाइल नेम तो जेवीएम उसको कॉल करता है। ठीक है, अभी तुरंत तो डायग्राम में दिखाया गया था कि बाइट कोड जब बनता है उसके बाद जेवीएम का काम होता है, जेवीएम उसको लोड करता है, ये बाइट कोड वेरीफाई करता है। तो जब हम उसको बाहर से कॉल करेंगे तो जब तक वो पब्लिक नहीं होगा बाहर से उसको हम कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हम हमेशा मेन फंक्शन को पब्लिक के साथ डिफाइन करते हैं, पब्लिक। ठीक है, एक बार रिप्लाई दोगे, ये चीज ठीक ठाक समझ में आ गया? रिप्लाई फास्ट, रिप्लाई फास्ट, वी डोंट हैव मच टाइम। गाइस रिप्लाई फास्ट। ओके, तो बेसिकली अभी अभी ज्यादा कुछ नहीं, मतलब जो समझने लायक बात है उसको थोड़ा बहुत समझना है। ठीक है, अब ये एक्सेस मॉडिफायर क्या है वगैरह वगैरह हम लोग आगे चल के उस कंसेप्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए ये इतना काफी है। ठीक है, स्टैटिक क्यों लिखते हैं तो हम लोग ऑलरेडी इसको अभी डिस्कस किए थे। क्यों? क्योंकि जेवीएम जो है वो मेन मेथड को कॉल करेगा, और नॉर्मली क्या होता है कि मेंबर फंक्शन, किसी क्लास का जो मेंबर फंक्शन होता है या मेंबर मेथड होता है, उसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। बट जेवीएम के पास ऑब्जेक्ट बनाने का राइट नहीं है। वो वहां पे कह सकते हैं कि तरीका भी नहीं है, कैसे बनाएंगे ऑब्जेक्ट। तो जेवीएम जो मेन को कॉल करेगा वो विदाउट ऑब्जेक्ट का कॉल करेगा। तो इसके लिए ही स्टैटिक उसको बना देते हैं, ताकि जब भी मतलब उसको कॉल अगर करना हो तो उसके लिए हमको क्या हो, ऑब्जेक्ट बनाने का जरूरत ना हो। ठीक है, डायरेक्टली हम उसको क्लास नेम से भी कॉल कर सकते हैं। इस पर्पज से ही हम लोग उसको स्टैटिक लिखते हैं, क्योंकि स्टैटिक मेथड का ये प्रॉपर्टी होता है कि अगर कोई मेथड स्टैटिक है तो उसको हम लोग क्लास नेम से भी कॉल कर सकते हैं। वी डोंट रिक्वायर्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ये बार बार आएगा, ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट बार बार आएगा। इसीलिए अभी हम लोग पढ़े नहीं हैं, बट इतना कम से कम हम लोग को समझना है कि क्यों स्टैटिक लगाते हैं। और यहां पर एक बात हम और बताना चाहेंगे, अगर कोई फंक्शन स्टैटिक है तो वो स्टैटिक डेटा को ही यूज करेगा, ये भी बता दें। तो अगर उस क्लास में कोई दूसरा फंक्शन बनाओगे, उस फंक्शन को जब ये मेन कॉल करेगा तो उस फंक्शन को भी स्टैटिक होना पड़ेगा, ये बता दे रहे हैं। तो आगे चल के हम लोग देखेंगे जब फंक्शन पढ़ेंगे, मेथड विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट मेथड जब पढ़ेंगे, मतलब सेम क्लास के अंदर एक मेन मेथड होगा और एक दूसरा मेथड होगा, तो उस मेथड को भी स्टैटिक बनाएंगे हम लोग। और इसका रीजन ये है कि चूंकि मेन स्टैटिक है तो स्टैटिक जो है वो स्टैटिक मेथड को ही एक्सेस करेगा। अदरवाइज अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर दूसरा तरीका है कि हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे मेन का और ऑब्जेक्ट के द्वारा उसको कॉल करेंगे। बट अगर स्टैटिक होगा तो उसको हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आगे चल के भी आने वाला चीज है, अभी के लिए इतना कम से कम हम लोगों को दिमाग में रखना होगा। इट इज ए कीवर्ड दैट इज व्हेन एसोसिएटेड विथ ए मेथड मेकिंग इट ए क्लास रिलेटेड मेथड। ठीक है, द मेन मेथड इज स्टैटिक सो दैट जेवीएम कैन इन्वोक इट विदाउट इनिशिएटिंग द क्लास।
इनिशिएटिंग द क्लास कहने का मतलब होता है विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। जब हम कहें कि इनिशिएटिंग द क्लास, इसका मतलब होता है कि विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, ठीक है। दिस ऑल्सो सेव्स द अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मेमोरी विच वुड हैव बीन यूज्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिक्लेयर्ड ओनली फॉर कॉलिंग द मेन मेथड बाय द जेवीएम, ठीक है। अगर हम मान लो जेवीएम से मेन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करें, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो उस मेन के अंदर जितना डाटा है, ये स्ट्रक्चर वगैरह में पढ़े होंगे, याद होगा सी प्रोग्रामिंग में कि जब हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो स्ट्रक्चर, हर स्ट्रक्चर वेरिएबल के लिए उसके अंदर जितना मेंबर है, वो सारे मेंबर का टोटल मेमोरी जितना होता है वो सारा का सारा एलोकेट एक वेरिएबल के लिए करता है। अगर स्ट्रक्चर में 100 वेरिएबल है तो 100 गुना मेंबर, ठीक है। इसको और ऐसे समझेंगे स्ट्रक्चर के लिए, स्ट्रक्चर तो पढ़े हुए हो सी प्रोग्रामिंग में, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, ठीक है। क्लास का बात छोड़ दो, क्लास में भी वही बात होता है। मान लो एक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होता है ना, डिसिमिलर, कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर टाइप ऑफ डेटा। डिसिमिलर टाइप ऑफ डेटा कहने का मतलब हुआ एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अंदर रोल नंबर है, स्टूडेंट के अंदर नेम है, स्टूडेंट के अंदर मार्क्स है। रोल नंबर इंटीजर टाइप है, नेम कैरेक्टर टाइप है, मार्क्स फ्लोट टाइप है। तो 3 अलग अलग टाइप का डेटा हुआ, ठीक है। इंटीजर 2 बाइट, हम सी का बात कर रहे हैं, जावा का नहीं बात कर रहे हैं। इंटीजर 2 बाइट, फ्लोट 4 बाइट, कैरेक्टर 1 बाइट, तो टोटल कितना हुआ, 7 बाइट। अब हम जब स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाएंगे स्टूडेंट S1, तो ये S1 जो है वो 7 बाइट एलोकेट करेगा। अगर हम S2 बनाएंगे तो अगेन 7 बाइट, अगर S3 बनाएंगे अगेन 7 बाइट, अगर S100 बनाएंगे तो 700 बाइट। तो इतना सारा मेमोरी जो है वो हमारा ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। इसी के लिए यूनियन का कंसेप्ट था। यूनियन में होता है कि सबसे बड़ा वाला मेमोरी एलोकेट हो जाता है, जैसे 4 बाइट का मेमोरी एलोकेट हो जाएगा, लेकिन उसी मेमोरी में एक एक करके अलग अलग डाटा जाएगा, एक साथ सारा डाटा हमारा नहीं रहेगा, लास्ट वाला जो डाटा रहेगा वही अवेलेबल रहेगा। तो ये सब कंसेप्ट हम इसलिए बता रहे हैं कि सी प्रोग्रामिंग हम लोग पढ़े हैं और ये सब डिस्कशन हम लोग किए हुए हैं क्लास में, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग इसको पढ़े हुए हैं, भले आप लोग प्रॉपर क्लास नहीं किए होंगे या फिर याद नहीं रखे होंगे। ऑलवेज हम आपको कह रहे हैं कि सारे कंसेप्ट को याद रखिए, ठीक है, तभी जाकर के आप ग्रो अप कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा। ओके, नाउ तो स्टैटिक का मतलब आप लोग समझ गए होंगे ओवरऑल कि स्टैटिक हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए हम उसको कॉल करें। और एक बात जो कि आगे आने वाला है कि अगर वो मेथड स्टैटिक है तो वो उस क्लास के दूसरे स्टैटिक मेंबर को ही एक्सेस करेगा। अगर वो नॉन स्टैटिक मेंबर होगा तो वो उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं करेगा, तब हमको फिर उसका ऑब्जेक्ट बना के उसको एक्सेस करवाना पड़ेगा। हम दोनों तरह के एग्जाम्पल को दिखाएंगे जब हम लोग मेथड पढ़ेंगे तो उस समय में, ठीक है। नाउ कम टू द वॉइड। void is nothing but a return type। और जावा में जो है मेन मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, ये पिछले क्लास में हम लोग देखे भी थे और बजाप्ता बहुत अच्छा से कमेंट करके जावा कंपाइलर हमको दिया था मैसेज कि मतलब वी कैन नॉट रिटर्न एनीथिंग एंड वी मस्ट यूज पब्लिक स्टैटिक void मेन ओनली, ठीक है। तो ओनली void, नो अदर डेटा टाइप। जैसे कि सी प्रोग्रामिंग में हम लोग लिखते हैं इंट मेन रिटर्न 0, ठीक है, बट जावा में ये अलाउड नहीं है। जावा में वी विल नॉट, द मेन मेथड विल नॉट रिटर्न एनी। तो फिर कहोगे सर अगर रिटर्न नहीं करता है तो फिर लिखने का जरूरत क्या है, तो इसलिए तो void का यूज करते हैं, ठीक है। ओके, it is a keyword and is used to specify that a method doesn't return anything. As the main method doesn't return anything, its return type is void. As soon as the main method terminates, the Java program terminates too. Hence it does not make any sense to return from the main method, as JVM can't do anything with the return value of it, right? तो यहाँ भी clearly mentioned है, clearly it is defined that अगर हम मेन मेथड से कुछ रिटर्न करते भी हैं तो उस रिटर्न का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमारा मेन मेथड कंप्लीट होता है वी विल टर्मिनेट फ्रॉम द जेवीएम, ठीक है, प्रोग्राम। तो वो उसका कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हम कभी भी उसका यूज नहीं करेंगे। क्लियरली है, तो अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मेन इज द मेथड नेम
एंड इट इज आइडेंटिफायर, इट इज नेम ऑफ मेथड। और जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो JVM विल लुक फॉर मेन मेथड ओनली, एंड व्हेनेवर इट फाउंड द मेन मेथड it will execute from that line, otherwise the program will not execute। ठीक है। now this string args, ठीक है, ये तीन में, ये चार में तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये क्लियरली एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर दिक्कत हुआ होगा तो पब्लिक वगैरह में दिक्कत हुआ होगा, तो वो चीज कोई बड़ा चीज नहीं है, हम लोग उप्स पढ़ेंगे तो वो सब चीज क्लियर हो जाएगा। ये स्ट्रिंग आर्क्स जो है ये थोड़ा बहुत मतलब बहुत 100% इसको हम भी एक्सेप्ट अभी तक नहीं कर पाए हैं। ठीक है, बट ऐसा हम लोग करते हैं, ऐसा हम लोगों को मान के चलना है। इट स्टोर्स जावा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स एंड इज एन एरे ऑफ टाइप जावा lang डॉट स्ट्रिंग क्लास। चूंकि हम स्ट्रिंग टाइप का एरे बना रहे हैं तो ये किस क्लास का होगा, तो जावा डॉट lang डॉट स्ट्रिंग क्लास का होगा। ठीक है, जावा डॉट lang पैकेज का नाम है, lang मतलब जावा लैंग्वेज। ठीक है, अब अच्छा आगे चल के वो देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ है हियर द नेम ऑफ स्ट्रिंग एरे इज आर्क्स बट इट इज नॉट फिक्स्ड एंड द यूजर कैन डू। यहाँ कहता है कि आर्क्स जो है, ये आर्क्स ARGS, ये बस एक नाम है, आइडेंटिफायर है। यहाँ पर हम कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, ए एरे भी यूज कर सकते हैं, है ना, या आर्ग्यूमेंट एरे भी यूज कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट वी आर फॉलोइंग मतलब कह सकते हो समझने के लिए कि ये चूंकि ये आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए है तो आर्क्स इसका नाम देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम आर्क्स दिया जाता है और कुछ नहीं है। ये चीज तो ठीक है, बट ये क्लियर नहीं हुआ है कि अगर हम आर्ग्यूमेंट नहीं पास करते हैं तो फिर इसका क्या जरूरत है। ठीक है, थोड़ा बहुत हम समझने का कोशिश अगर किए तो उसमें यही बताया कि जावा में all value, all input will be taken as string only, that's why we are passing string array so that जब जरूरत हो तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आए, वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, उसके अंदर वो जाते रहे। बट ये 100% सेटिस्फेक्शन नहीं करता है आंसर। ठीक है, तो इवन अभी तक हम भी यही मान के चलते हैं कि भाई स्ट्रिंग आर्क्स जो है वो हमको पास करना है। इसका बहुत अच्छा फुल प्रूफ अभी तक आंसर मेरे पास भी नहीं है। नाउ कम टू जावा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, जावा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, देखो यहाँ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत हद तक इसको समझने का कोशिश किया गया है। ठीक है, बट यहाँ अभी भी इस पॉइंट पे थोड़ा सा इशू है। नॉर्मली क्या होता है कि जावा में जो भी मेथड होते हैं वो किसी क्लास के मेंबर होते हैं। ठीक है, जावा में कोई भी मेथड होगा तो किसी न किसी क्लास का मेंबर होगा। विदाउट क्लास वी कैन नॉट डिक्लेयर एनी मेथड, वी कैन नॉट डिफाइन, विदाउट क्लास वी कैन नॉट राइट इवन ए सिंगल लाइन ऑफ कोड। क्लास, बिना क्लास यूज किए हुए जावा में हम एक भी लाइन का कोड नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर होना चाहिए। दूसरा बात यह है कि तो इसका मतलब यह है कि हर चीज क्लास का मेंबर है, कोई भी चीज लिखेंगे तो क्लास के अंदर लिखेंगे, मतलब वो क्लास का मेंबर है। तो जावा में कोई भी प्री डिफाइंड मेथड है तो वो किसी न किसी क्लास का मेंबर है। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर मेथड है और वो अगर नॉन स्टेटिक है, ठीक है, अगर कोई मेथड है और वो नॉन स्टेटिक है, तो वैसे केस में वो जिस क्लास का मेथड है उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट उस मेथड को यूज करेगा। इसका एग्जाम्पल आगे चल के अभी देखोगे, जब हम इनपुट लेंगे तो उसमें एक एग्जाम्पल है स्कैनर क्लास का। ठीक है, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, ये हम लोग यूज करेंगे। ये जो दो लाइन है ना, इसको भी मान के चलो कि रट्टा मार लो, क्योंकि हर इनपुट में ये दो लाइन लिखाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि नेक्स्ट इंट जो मेथड है वो नॉन स्टेटिक मेथड है। किस क्लास का? स्कैनर क्लास का। चूंकि वो नॉन स्टेटिक मेथड है इसीलिए पहले हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे? क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट क्लास नेम। ठीक है, ये तरीका है। ठीक है, स्कैनर क्लास नेम है, sc ऑब्जेक्ट है, इक्वल टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन मतलब सिस्टम से इनपुट लो। ठीक है, ज्यादा नहीं समझ में आता है, बस ये समझो सिस्टम को आउटपुट दो, सिस्टम से इनपुट लो। ठीक है, ओके।
यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब है, अगर कोई मेंबर मेथड स्टैटिक है तो क्लास नेम से डायरेक्टली उसको कॉल कर सकते हैं, मतलब क्लास नेम डॉट मेथड नेम। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है जैसे मैथ क्लास का कोई मेथड है, मान लो पाई या स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जो है वो मेथड है, मान लो नहीं है जावा में स्क्वायर रूट SQRT। ठीक है, ये मेथड है। अब ये भी मेथड किसी क्लास का है, तो किस क्लास का है, तो मैथ का है। बट ये स्टैटिक मेथड, क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है तो इसमें डायरेक्ट क्लास नेम डॉट मेथड नेम लिख सकते हैं। ठीक है, मैथ इज ए क्लास नेम एंड स्क्वायर रूट इज ए मेथड नेम, तो मैथ डॉट स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से यहां पर प्रिंट एलन जो है, ये प्रिंट एलन एक मेथड है, और ये किस क्लास का मेथड है, तो यहां पे कह रहा है कि ये जो मेथड है ये प्रिंट स्ट्रीम, जो कि इंस्टेंस है सिस्टम क्लास का। ठीक है, थोड़ा हायरार्की है यहाँ पे। ठीक है, और वहीं पर पेंच थोड़ा सा फंसता है। नॉर्मली क्या होता है, तो नॉर्मली होता है भाई कि अगर वो स्टैटिक है तो क्लास नेम डॉट मेथड नेम लिख करके हम उसको कॉल कर लेते हैं, नॉर्मली ये होता है। बट इस केस में थोड़ा सा अलग है, यहाँ डायरेक्ट नहीं है, सिस्टम डॉट प्रिंटलन नहीं है। सिस्टम डॉट प्रिंटलन होता तो कोई डाउट नहीं होता। प्रिंटलन इज ए मेथड, स्टैटिक मेथड, एंड सिस्टम इज ए क्लास, सिस्टम डॉट प्रिंटलन। ओके, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे चेन है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है। सबसे पहले तो सिस्टम समझ लो, सिस्टम क्या है। तो सिस्टम इज ए फाइनल क्लास डिफाइंड इन द जावा डॉट लैंग पैकेज। ठीक है, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है डीपली, क्योंकि हम यहाँ पे डीपली एक्सप्लेनेशन ही दे रहे हैं। यहाँ पे हम ओवरऑल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, छोटा छोटा मतलब एज ए बिगिनर हम एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, थोड़ा डीप में जाने का कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं है। ओके, सी, इट इज ए फाइनल क्लास डिफाइंड इन द जावा डॉट लैंग पैकेज। अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई प्री डिफाइंड क्लास का हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो वो जिस पैकेज से बिलोंग होता है वो पैकेज को इंपोर्ट करना होता है। अब ये कहता है कि सिस्टम जो क्लास है वो जावा डॉट लैंग पैकेज में डिफाइंड है। तो एज पर द रूल होना ये चाहिए कि हम लोगों को सबसे पहले लिखना होगा इंपोर्ट जावा डॉट लैंग। यहाँ पे हम लोगों को लिखना चाहिए इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट स्टार। ये लाइन हम लोगों को लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए, क्योंकि सिस्टम जो क्लास है, ये सिस्टम जो क्लास है ये लैंग पैकेज से बिलोंग करता है, और नियम कहता है कि जब भी कोई प्री डिफाइंड क्लास का यूज करेंगे तो वो जिस पैकेज से बिलोंग होता है उस पैकेज को जरूर इंपोर्ट करना है। यहां तक ठीक है। अब यहां पे स्टार लगाने का क्या मतलब है, स्टार लगाने का मतलब है कि लैंग पैकेज के अंदर जितना क्लास है सारा क्लास यहां पर इंपोर्ट हो जाएगा। अगर हम यहां लिखते जावा डॉट लैंग डॉट सिस्टम तो केवल सिस्टम क्लास ही इंपोर्ट होता, लेकिन जब हम लिखे हैं जावा इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट स्टार, तो ये कहता है कि लैंग पैकेज के अंदर जितना क्लास है सब क्लास हो जाए। यहां पर स्ट्रिंग जो क्लास है ये भी जावा डॉट लैंग पैकेज से ही बिलोंग करता है। तो हम एक बार जब लिख दिए जावा डॉट लैंग डॉट स्टार, तो ये दोनों क्लास के लिए ये काम करेगा, दोनों क्लास के लिए ये काम करेगा। लेकिन तुम कहोगे कि सर हम तो लिखे ही नहीं थे फिर भी हमारा प्रोग्राम रन कर गया। इसलिए क्योंकि जावा डॉट लैंग पैकेज जो है वो बाय डिफॉल्ट हर प्रोग्राम में इंपोर्टेड होता है। वी डोंट रिक्वायर टू इंपोर्ट एक्सप्लिसिटली, है ना। प्रोग्रामर डोंट रिक्वायर टू इंपोर्ट जावा डॉट लैंग पैकेज एक्सप्लिसिटली, बिकॉज बाय डिफॉल्ट
implicitly it is imported in all Java program. ठीक है, एक बार रिप्लाई दोगे, यहां तक में ठीक है? फास्ट फास्ट, we have only 2 minutes and lots we have to cover. Reply fast, everyone is there? import java.util.start for scanner. यस, आगे देखो, आगे जो होगा वो तो होगा, ठीक है, उसके लिए डोंट वरी। अभी तक के लिए मेरा चिंता है कि जो टॉपिक में हम कवर कर लें उसमें दिक्कत ना हो। आगे के लिए तो ठीक है, स्कैनर क्लास का जब यूज करेंगे तो यूटिल क्लास यूज करेंगे, है ना, मैथ क्लास का यूज करेंगे तो उसके लिए तो लैंग पैकेज ही होता है, और भी बहुत सारा आईओ पैकेज होगा, है ना। देयर आर लॉट्स ऑफ पैकेजेस हम लोग यूज करेंगे, हम लोग खुद का पैकेज बनाएंगे, उसके अंदर हम लोग यूजर डिफाइंड क्लास को रखेंगे, बहुत सारा काम करेंगे, वो तो आगे का कहानी है। अब तक का जो कहानी हुआ है उसमें किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी जल्दी। ओके, नेक्स्ट इज आउट। आउट क्या है? सिस्टम तो हो गया, सिस्टम जो क्लास है वो। अच्छा, फाइनल का मतलब क्या होता है? फाइनल का मतलब होता है कि हम उसको ओवरराइड नहीं कर पाएंगे। अब फिर ओवरराइड का कंसेप्ट क्या होता है? तो ओवरराइड का कंसेप्ट है कि बाद में अगर चाहें तो उसको हम एक नया डेफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन सिस्टम क्लास में ऐसा नहीं है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, उसका जो डेफिनेशन है हम उसको चेंज नहीं कर सकते, है ना। ये हुआ ना आउट। आउट कहता है दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ प्रिंट स्ट्रीम टाइप, दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ प्रिंट स्ट्रीम टाइप, ठीक है, मतलब प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ये एक ऑब्जेक्ट है। प्रिंट इंस्टेंस का मतलब ऑब्जेक्ट, कभी भी इंस्टेंस जब हम कहें तो उसका मतलब कहोगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ये एक ऑब्जेक्ट है विच इज पब्लिक एंड स्टैटिक मेंबर फील्ड ऑफ द सिस्टम क्लास, ठीक है। अब प्रिंट स्ट्रीम क्या है? प्रिंट स्ट्रीम पब्लिक और स्टैटिक मेंबर है किसका? सिस्टम क्लास का। मतलब सिस्टम क्लास के अंदर प्रिंट स्ट्रीम है और प्रिंट स्ट्रीम के अंदर आउट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब चूंकि प्रिंट स्ट्रीम जो है क्लास, इस क्लास का मेथड है प्रिंट एलन, ठीक है, लेकिन प्रिंट एलन जो है वो नॉन स्टैटिक है। दैट्स वाई डायरेक्ट प्रिंट स्ट्रीम क्लास उसको यूज नहीं करेगा, उसको ऑब्जेक्ट चाहिए और वही ऑब्जेक्ट है आउट, है ना। तो आउट जो है वो प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है और प्रिंट एलन जो है वो प्रिंट स्ट्रीम क्लास का मेथड है। तो अब आउट डॉट प्रिंट एलन तो क्लियर हो गया, लेकिन आउट जो है वो किसका है? वो सिस्टम क्लास के अंदर बिलोंग करता है, क्योंकि प्रिंट स्ट्रीम जो है वो सिस्टम क्लास के अंदर बिलोंग करता है। तो दैट्स वाई हम लोग लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन इसका जो है पॉसिबल हम आप लोगों को देने का कोशिश किए हैं। नॉर्मली इसको बस यही समझना है, सिस्टम डॉट आउट इज आउटपुट स्ट्रीम and print ln is the method to print a message on output screen with a break, with a line break, with a new line. नॉर्मली इतना ही सफिशियंट है, ठीक है। बट ये जो है ना, ये पूरा के पूरे आर्किटेक्चर जब आप समझेंगे जावा का, तभी जाकर के इस चीज को, पूरी चीजों को आप क्लियर कर पाएंगे। और इवन अभी भी हमको थोड़ा सा यहाँ पर अभी भी दिक्कत है, जो आउट वाला जो कंसेप्ट है ना, दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ प्रिंट स्ट्रीम टाइप। अब हमको कहाँ डाउट है? which is a public and static member field of static system class.
सिस्टम क्लास का वो फील्ड है जो प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा राउंड राउंड है, ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है, सिस्टम ओके, प्रिंट एलन ओके, आउट पर अभी भी थोड़ा सा है दिक्कत, ठीक है। ठीक है, ओवरऑल थोड़ा सा अगर हम अपने आप को माने कि हाँ ओके तो हम समझ लिए, बट फिर भी एज पर द नियम आज तक उस तरह का प्रैक्टिकली हम लोग यूज नहीं किए हैं, ठीक है ना, तो वहां पे थोड़ा सा आता है कंसेप्ट। ओके, तो बेसिकली दिस इज द मतलब कि पूरा कह सकते हो जावा आर्किटेक्चर को ही यहाँ पे डिफाइन किया गया है ना, पैकेज, क्लास, ऑब्जेक्ट, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, सारा चीज हम लोग कर लिए। तो ओवरऑल ये एक मतलब जलेबी के समान है, खास करके नए स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा। और नॉर्मली हम जानबूझ के ये टॉपिक डिस्कस नहीं करते, ये डाउट क्लास है तो ज़्यादा इसमें लोड नहीं लेना है, मेन टॉपिक हम लोग जो पढ़े हैं वही तक है ना। नाउ कम टू द यहाँ जो लिखा हुआ है ना, ये वही बात लिखा हुआ है जो आप लोगों को बताया गया कि JIT कंपाइलर का रोल क्या होता है। कहता है इन द बिगिनिंग ए कंपाइलर वाज रिस्पांसिबल फॉर टर्निंग ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू ऑब्जेक्ट कोड which would then be linked into executable code, ठीक है। नॉर्मली कंपाइलर क्या करता है, तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ऑब्जेक्ट कोड में, और फिर एग्जीक्यूट करता है लिंक करके। At one point in the evolution of language, compilers would compile a high-level language into pseudocode, which would then be interpreted to run your program. This eliminates the object code and executable code, ठीक है। उससे भी पहले एकदम स्टार्टिंग में स्यूडो कोड का यूज होता था, स्यूडो कोड के द्वारा हम लोग ये काम करते थे। एंड अलाउड दीज लैंग्वेज टू बी पोर्टेबल टू मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये स्यूडो कोड भी जो है ये क्या होता था, हर सिस्टम के लिए सेम होता था, ठीक है। एंड हार्डवेयर प्लेटफॉर्म Pascal was one of the first and Java and C# are more recent examples, ठीक है। पास्कल इसका पहला एग्जाम्पल है इस तरह के काम के लिए, और जावा और C# जो है ये रिसेंटली इस तरह का कंसेप्ट को यूज करता है। इवेंचुअली द टर्म पी कोड वाज रिप्लेस्ड विद बाइट कोड, और ये स्यूडो कोड को बाद में चेंज करके नया नाम दिया गया बाइट कोड, सिंस मोस्ट ऑफ द स्यूडो ऑपरेशन आर ए बाइट लॉन्ग, ठीक है, एक बाइट से ज्यादा ही बड़ा होता है वो, तो इसीलिए उसको बाइट कोड। Okay, now come to JIT. In JIT, not all the code is converted into machine code. First, a part of the Java code that is necessary will be converted into machine code. Then, if a method or functionality called is not in machine, then that will be turned into machine code, which reduce burden of the CPU. As the machine code will be generated on runtime, the JIT compiler will produce machine code that is optimized for running machine CPU architecture. क्या कहने का मतलब हुआ कि नॉर्मली इन JIT नॉट ऑल द कोड इज कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड, ठीक है। JIT के थ्रू सारा कोड हम लोग मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करते हैं। फर्स्ट ए पार्ट ऑफ द कोड दैट इज नेसेसरी विल बी कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड, ठीक है, जो जरूरत है उसको हम लोग कन्वर्ट किए। देन इफ ए मेथड और फंक्शनलिटी कॉल्ड इज नॉट इन मशीन, अब अगर पहले से उसका यूज अभी हम किए हुए हैं, तो पहले से वो अवेलेबल है मशीन में मशीन कोड उसका, तो JIT उसको नहीं यूज करेगा, उसको वो फिर से कॉल नहीं करेगा, ठीक है, उसको फिर से एग्जीक्यूट नहीं करेगा। देन इफ ए मेथड और फंक्शनलिटी कॉल्ड इज नॉट इन मशीन, देन दैट विल बी टर्न इनटू मशीन कोड, तो केवल उसी को वो मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। जो अवेलेबल है, पहले यूज किया हुआ है तो वो अवेलेबल है तो फिर से क्यों करेंगे, विच रिड्यूसेस बर्डन ऑन द CPU। और जब नहीं करेंगे तो क्या होगा, CPU का बर्डन कम होगा, ठीक है, प्रोग्राम फास्टर एग्जीक्यूट करेगा। As the machine code will generated on runtime, the JIT compiler will produce machine code that is optimized for running machine. Okay. तो बेसिकली ये कंसेप्ट है, ठीक है, JIT का, और मतलब बाइट कोड का, और system.out.println का, एंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग वॉइडमैन स्ट्रिंग का। तो दिस इज द मतलब कि फुल एक्सप्लेनेशन है ना, फुल एक्सप्लेनेशन अप टू द टॉपिक। एंड स्टिल हम लोग अब तक केवल जावा में स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए सीखे हैं, नथिंग एल्स, ठीक है। बट हम हर तरह से आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं,
आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो आप बिल्कुल सिंपल वाला चीज समझिए, और निश्चित रूप से दिक्कत हो रहा होगा। दिक्कत अगर क्यों होगा, दिक्कत होना ही होना है, क्योंकि अभी आप C++ अगर पढ़े होते तो थोड़ा बहुत आप लोगों का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला जो कंसेप्ट था वो थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होता, लाइक स्टैटिक क्या होता है ना, एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, ये सब आप काम किए हुए रहते। क्योंकि वो भी आप लोग नहीं पढ़े हैं तो निश्चित रूप से दिक्कत आएगा। बट इस दिक्कत का एक ही सॉल्यूशन है कि अभी हम लोग वो सारे जो चीज अभी हम लोग डिस्कस किए उसको बिल्कुल साइड कर दें, ठीक है, साइड कर दें, डिलीट नहीं करना है, साइड कर देंगे। फिर जैसे जैसे चीज आएगा मेरे सामने में तो हम लोग उसको रिलेट करते जाएंगे, अच्छा यहाँ पे इस कारण से ये हुआ था, ओके यहाँ पे इस कारण से ये हुआ था, ठीक है, अच्छा पब्लिक क्यों लिखना जरूरी था, अच्छा आप समझ में आ गया, ठीक है, स्टैटिक क्यों लिखे, अच्छा ओके डन, ओके, ठीक है। क्योंकि अगर अगर आज का क्लास नहीं होता तो भी दिक्कत था, तो आप रिलेट फिर नहीं करते, ठीक है। तो आपको आइडिया हो गया है, बट अभी आपको उसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे पता चलेगा आप रिलेट करेंगे और फिर समझेंगे कि ओके ये इस कारण से ऐसे होता है। फिलहाल के लिए अगर थोड़ा थोड़ा सा जानकार बनना चाहते हैं तो आप ये याद रखिए, सिस्टम डॉट आउट रेफर्स टू स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम, सिस्टम डॉट इन आगे चल के यूज होगा, दैट रेफर्स टू इनपुट स्ट्रीम, स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। println is for printing a line and put a line break, a new line at the end, ठीक है। अगर इतना भी नहीं समझना चाहते हैं तो ओनली समझना है कि सिस्टम के आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करेगा, और सिस्टम डॉट इन का मतलब होगा कि सिस्टम से ये इनपुट लेगा। सिस्टम डॉट आउट मतलब सिस्टम के पर आउटपुट दिखाएगा, है ना। सिस्टम डॉट इन का मतलब सिस्टम से इनपुट लेगा। इतना तो कम से कम दिमाग में रहेगा। इसके लिए तो कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट नहीं सीखना है, इसके लिए तो कोई नहीं सीखना है। रिप्लाई फास्ट, वी आर रैपिंग अप द सेशन, रिप्लाई फास्ट, कम ऑन। इसके लिए तो कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट का जरूरत नहीं है ना, सिस्टम पे आउटपुट देगा, सिस्टम से इनपुट लेगा, ये तो एक बच्चा समझ सकता है। ओके तो ऑलरेडी टाइम अप हो चुका है, 8:40 हो चुका है, और हम लोग अब अपने सेशन को एंड करेंगे। फिर भी अगर 5 मिनट का टाइम है, 8:45 में हम लोग एंड करेंगे। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अप टू दिस, अप टू दिस, आगे नहीं बढ़ना है और घबराना नहीं है, बिल्कुल है पेशेंस। जो कुछ भी बताया जा रहा है उस पर फोकस कीजिए, उतना कीजिए। हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ करेंगे। जितना सिखाएंगे उतना अगर आप लोग अपने पास रख लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा है आपके लिए, आपके लिए, ठीक है। उससे सब कुछ नहीं होना है, ऐसा नहीं है कि उससे माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिल जाएगा, बट आपके लिए वो बहुत ज़्यादा है। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क, if you have any doubt then ask up to this topic, and you must ask some questions, interact, इंटरेक्शन जरूरी है, इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम है। नाउ आई विल स्टॉप माय रिकॉर्डिंग।